सौभाग्य सदैव परिश्रम के साथ दिखाई देता है। हाय फ्रेंड्स, आज के इस सत्र में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2018 के राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र पर। यह इस प्रश्न पत्र से संबंधित भाग 3 है। आज के इस सेशन में हम लास्ट के 25 क्वेश्चन हल करेंगे, जो कि आपकी तैयारी, आपके रिवीजन और प्रश्नों के पैटर्न को समझने की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए सेशन को प्रारंभ से अंत तक अवश्य वॉच कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं आज के इस चर्चा को। इस प्रश्न पत्र से संबंधित यह भाग 3 है। पहले भाग में हमने प्रथम 50 प्रश्न हल किए थे। दूसरे भाग में हमने प्रश्न संख्या 51 से 75 तक हल किए थे। उन दो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। यदि आपने अभी तक वे वीडियो वॉच नहीं किए हैं तो आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, हमें सही कथन को पहचानना है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रह सकता है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, या लोकसभा के स्पीकर को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसमें से सही कथन को पहचानना है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, यानी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। राज्यपाल एक प्रकार से राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधि होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के राज्यपाल को कभी भी हटाया जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है। यहाँ पर 4 विषय दिए गए हैं, हमें पहचानना है कि इनमें से कौन सा ऐसा विषय है जो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है या उसका भाग नहीं है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम यह 11वीं अनुसूची का भाग है। महिला एवं बाल विकास भी उसमें सम्मिलित है। तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान भी 11वीं अनुसूची में किया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी यानी जैव सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भी है, यह 11वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, अर्थात यह उसका भाग नहीं है और यही इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर मैं आपके कुछ डाउट्स दूर करने की कोशिश करता हूँ। 11वीं अनुसूची में क्या क्या है यहाँ पर आप देख लीजिए। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची, आपको ध्यान दिला दूं, जब संविधान लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 को, उस समय भारतीय संविधान में मूल रूप से केवल 8 अनुसूचियां थी, यानी 8 शेड्यूल थे। वर्तमान में इनकी संख्या 12 है, अर्थात प्रेजेंट टाइम में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, यानी 12 अनुसूचियां हैं। और जो 11वें नंबर की अनुसूची है वह संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से, पंचायती राज व्यवस्था से। तो यहाँ पर लिखा है संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। यह जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 इसे कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भाग 9 संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से, जो कि जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। और इसमें अनुच्छेद हैं 243 से 243 ओ तक। ओ यानी अंग्रेजी का ओ, ABCDEFGHIJKLMNO, कुल मिलाकर इसमें 16 अनुच्छेदों को वर्णित किया गया है जो संबंधित हैं पंचायती राज व्यवस्था से। आप जानते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तो इनसे संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
और यहाँ पर मेंशन किया गया है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कानून क्षेत्र के साथ कुल 29 विषय सम्मिलित किए गए हैं। यानी 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को सम्मिलित किया गया है जिन पर पंचायतें कानून बना सकती हैं। यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत इन पर कानून बना सकती हैं। ऐसे विषयों की संख्या 29 है 11वीं अनुसूची में। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान दिलाता हूँ कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, यानी यह स्टेट लिस्ट का विषय है। और भी यहाँ पर जानकारियाँ हैं, 29 विषयों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर दूर हो जाएं। ये देख लीजिए आप 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायतों के कानून क्षेत्र के साथ 29 प्रकार्यात्मक विषय वस्तु समाहित है। ये ध्यान में रख लीजिए, ये 29 विषय हैं, आप इन्हें समझ लीजिए। कृषि, जिसमें कृषि विस्तार सम्मिलित है। भूमि विकास, भूमि सुधार लागू करना, भूमि संगठन एवं भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और नदियों के मध्य भूमि विकास, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय तथा मत्स्य पालन, मत्स्य उद्योग। इस प्रकार से 29 विषय हैं। मानव यानी वन जीवन तथा कृषि खेती यानी वनों से संबंधित, लघु वन उत्पत्ति, लघु उद्योग जिसमें खाद्य उद्योग सम्मिलित हैं, खाद्य ग्राम एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण विकास भी इसमें सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त पीने का पानी, ईंधन तथा पशु चारा, सड़कें, पुलों, तटों, जलमार्ग तथा अन्य संचार के साधन, ग्रामीण विद्युत जिसमें विद्युत विभाजन समाहित है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय, यांत्रिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क एवं गैर वयस्क औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्य, बाजार एवं मेले भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं जिनमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा देखभाल या दवाखाने शामिल हैं, और पारिवारिक समृद्धि को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त आखिरी के विषय ये है, महिला एवं बाल विकास इसमें है, सामाजिक समृद्धि जिसमें विकलांग व मानसिक रोगी की समृद्धि निहित है, कमजोर वर्ग की समृद्धि जिसमें विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग शामिल हैं, लोक विभाजन पद्धति, सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख। तो ये 29 विषय इसमें सम्मिलित किए गए हैं और इसमें कुल 16 अनुच्छेद हैं। ये मैंने यहाँ पर डाले हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रख लीजिए। पंचायत से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में, तो सबसे पहले अनुच्छेद 243 है जिसमें परिभाषाएं हैं, फिर 243 से कुल मिलाकर 243 ओ तक 16 अनुच्छेद इसमें समाहित किए गए हैं। ये आप देख लीजिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, आप इन्हें ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी नहीं था उन 29 विषय में, बाकी पहला, दूसरा और चौथे नंबर का जो विषय है वह 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में होता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है, ऐसा विषय है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में होता है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद नहीं होता, संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण भी नहीं होता है, दो राज्यों के मध्य विवाद नहीं होता। इन दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। यानी जो भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वर्णित किए गए हैं, दिए गए हैं, जो नागरिकों के लिए हैं, इन दोनों का संरक्षण करना उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन प्रक्रिया का तात्पर्य उस शक्ति से है। यानी जो भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन या कहें न्यायिक समीक्षा अर्थात जुडिशियल रिव्यू का अधिकार दिया गया है, शक्ति दी गई है, उससे क्या तात्पर्य है। वह अपने ही निर्णय की समीक्षा करता है, वह देश में न्यायपालिका की कार्यविधि की समीक्षा करता है, वह विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करता है, या वह संविधान की नियतकालिक समीक्षा का कार्य करती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन प्रक्रिया का तात्पर्य है वह विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट विधानमंडल यानी राज्य विधानमंडल एवं केंद्रीय जो
कैबिनेट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, यानी संसद द्वारा निर्मित कानूनों, नियमों, अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है, उनकी वैधता का परीक्षण कर सकता है कि वह संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। कहीं ऐसे कानून का निर्माण तो नहीं किया गया है जो संविधान के मूल ढांचा या संविधान का उल्लंघन करता हो। अगला प्रश्न है, श्रीमती बेलमती चौहान और श्रीमती हंसा धनाई उत्तराखंड राज्य आंदोलन की शहीद थी, उनके शहादत का स्थान इंगित कीजिए। ये दो महिलाएं उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के समय शहीद हो गई थी। तो कहाँ पर शहीद हुई थी? खटीमा, हल्द्वानी, मसूरी या रामपुर तिराहा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। श्रीमती बेलमती चौहान और श्रीमती हंसा धनाई मसूरी गोलीकांड में शहीद हो गए थे। और मसूरी गोलीकांड हुआ कब था? 2 सितंबर 1994 को, 2 सितंबर 1994 को हुआ था मसूरी कांड। इसमें ये दो महिलाएं शहीद हो गई थी। मसूरी देहरादून में स्थित है। और मसूरी कांड हुआ था खटीमा गोलीकांड के विरोध में। और खटीमा गोलीकांड हुआ कब था? यह हुआ था 1 सितंबर 1994 को। ठीक है, यानी 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था। उसके विरोध में 2 सितंबर को मसूरी में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें ये दो महिलाएं शहीद हो गई थी। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है रामपुर तिराहा। तो रामपुर तिराहा गोलीकांड भी उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित है। इसे कई जगह मुजफ्फरनगर गोलीकांड लिखा होता है, क्योंकि यह मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर हुआ था। और हुआ कब था? गांधी जयंती के दिन, यानी 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा नामक स्थान पर यह कांड हुआ था, 2 अक्टूबर 1994 को। तो खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड, रामपुर तिराहा गोलीकांड या मुजफ्फरनगर कांड, इसके अतिरिक्त श्रीयंत्र टापू कांड, पौड़ी की अगस्त क्रांति, इससे संबंधित वीडियोज हम पहले बना चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं की हैं तो आप देख लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है। यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की विशेषता नहीं है? शक्ति यानी पावर। तो इन चारों में से कौन सी एक पावर यानी शक्ति की विशेषता नहीं है? शक्ति संबंधात्मक होती है, यह तो सत्य है, यह शक्ति की विशेषता है। शक्ति द्विपक्षीय होती है, यह भी इसकी विशेषता है। शक्ति स्थितिजन्य होती है, यह भी इसकी विशेषता है। लेकिन शक्ति एक पक्षीय होती है, यह शक्ति की विशेषता नहीं है। और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है? क्या पूछा गया है? लौकिक संप्रभुता यानी पॉपुलर सोवर्निटी का समर्थक इनमें से कौन नहीं है? जॉन ऑस्टिन, रूसो, लॉर्ड ब्राइस या गिल क्राइस्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। जॉन ऑस्टिन पॉपुलर सोवर्निटी के समर्थक नहीं है, यानी लौकिक संप्रभुता के समर्थक नहीं है। बाकी रूसो, लॉर्ड ब्राइस एवं गिल क्राइस्ट इसके समर्थक हैं। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति के कितने अध्याय हैं? मनुस्मृति लिखी है मनु ने, इसमें कुल कितने चैप्टर यानी अध्याय हैं? 10, 11, 12 या 15। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, इसमें 12 अध्याय हैं। ये आप ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी, जिन्ना, मोहम्मद इकबाल या डॉक्टर BR अम्बेडकर। थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इनसे आप एग्जाम के पैटर्न को समझने में भी सक्षम हो पाएंगे। यहां पर पूछा गया है, राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इनमें से कौन राज्य की जो कैबिनेट की बैठक होती है, यानी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। सही उत्तर स्वाभाविक सी बात है, मुख्यमंत्री होगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी जो राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं मुख्यमंत्री। और यदि यहाँ पर पूछा होता कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तब उत्तर होता प्रधानमंत्री। तो केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि राज्य के
कैबिनेट की यानी राज्य मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका व्यवस्था की शुरुआत हुई। जनहित याचिका यानी PIL, आपने सुना होगा PIL डाली गई करके। PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो भारत में जनहित याचिका व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई? संवैधानिक संशोधन द्वारा तो नहीं हुई, राजनीतिक दलों के द्वारा भी नहीं हुई, एक संसदीय अधिनियम द्वारा नहीं हुई, यानी इसके लिए कोई एक्ट नहीं बना, बल्कि इसकी शुरुआत हुई न्यायिक पहल के द्वारा। ठीक है, यानी लीगल इनिशिएटिव के द्वारा, न्यायिक पहल के द्वारा भारत में जनहित याचिका की व्यवस्था की शुरुआत हुई। और इसका श्रेय भारत में जाता है PN भगवती को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो उन्हें जनहित याचिका की व्यवस्था की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। PIL अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि किसी सार्वजनिक मुद्दे को लेकर जनहित याचिका कोर्ट में दायर की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की? A.O. ह्यूम। इन्होंने तो नहीं की, इनकी अध्यक्षता में यानी A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, कादम्बिनी गांगुली या आनंद मोहन बोस? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, W.C. बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला था। तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी थी इन चारों में से? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 यानी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या चंपावत? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तरकाशी की जो जनसंख्या थी 2011 के अनुसार, तो उत्तरकाशी में सबसे कम जनघनत्व था कितना? उत्तरकाशी में था 41 अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। चमोली का घनत्व था इसके अकॉर्डिंग 49 यानी 49। पिथौरागढ़ का था 69 अर्थात 69। और चंपावत जनपद का था 147। ये ध्यान में रख लीजिए। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान दिला देता हूँ कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व था हरिद्वार का 801। तो सर्वाधिक किसका था? हरिद्वार का, क्योंकि हरिद्वार में जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे कम था उत्तरकाशी का यानी 41। ये आप ध्यान में रख लीजिए। बाकी चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत का मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इन चारों में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? संसदात्मक शासन यह इसकी विशेषता है, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे पास है। फंडामेंटल राइट्स हैं यानी मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में। लिखित संविधान हमारे पास है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन हमारे पास ड्यूल सिटीजनशिप अर्थात दोहरी नागरिकता नहीं है, बल्कि हम सब भारतीय हैं। हमारे पास एक ही नागरिकता है यानी सिंगल सिटीजनशिप है। हमारे पास केवल एक ही नागरिकता है, एकल नागरिकता है, एक ही नागरिकता है, दोहरी नागरिकता हमारे पास नहीं है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स यानी भारतीय राजनीति में जाति नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स किसने लिखी है? इकबाल नारायण, रजनी कोठारी, मोरिस जोन्स या D.D. बसु? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, रजनी कोठारी ने लिखी है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है, यानी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने कार्यों के लिए किसके प्रति जिम्मेदार, उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल होती है? राज्यपाल के प्रति, विधानसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या विधान परिषद के प्रति? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार यानी उत्तरदायी होती है राज्य की मंत्रिपरिषद यानी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यह आप ध्यान में रख लीजिए।
और यदि यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से आता कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार या उत्तरदायी होती है, तब उत्तर होता लोकसभा। तो राज्य की मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है विधानसभा के प्रति, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, कई बार संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है, यानी ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी लोकसभा का स्पीकर, अर्थात लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है, यानी ज्वाइंट सेशन बुलाया क्यों जाता है, इसका क्या कारण है। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि यदि किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो संविधान का संयुक्त अधिवेशन, यानी संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की एक असाधारण व्यवस्था की गई है। तो जब किसी विधेयक को लेकर, यानी किसी बिल को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तब ज्वाइंट सेशन अर्थात संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और संयुक्त अधिवेशन आहूत कौन करता है, यानी बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। बुलाने का कार्य करेगा राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान दिला देता हूं कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित होगा तो उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का उपाध्यक्ष, और यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित होगा तब इसकी अध्यक्षता करेंगे राज्यसभा के उपसभापति, और यदि राज्यसभा के उपसभापति भी अनुपस्थित होंगे तब इसकी अध्यक्षता करेंगे संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा। इस बात का निर्णय किया जाएगा कि इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो यह आपको ध्यान में रखना है। ज्वाइंट सेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। क्यों बुलाता है? जब किसी बिल को लेकर, यानी किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध यानी मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, और राष्ट्रपति के बाद बुलाने के उपरांत अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष। लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं होगा तो कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। और यदि राज्यसभा का उपसभापति भी उपस्थित नहीं होगा तब उस बैठक में जो सदस्य उपस्थित हुए होंगे उनके द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि इसकी संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होगी वो कौन करेगा। और यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रख लीजिए कि संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामलों में ही बुलाई जाती है। यह धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित यदि कोई गतिरोध है तो उसमें नहीं बुलाई जा सकती। अभी भारत में लगभग 3 बार बुलाई जा चुकी है। जैसे पहली बार बुलाई गई थी दहेज प्रतिषेध विधेयक, जो कि 1960 में गतिरोध इसमें उत्पन्न हो गया था। दूसरा बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977, और तीसरा आतंकवाद निवारण विधेयक सन 2000। तो 1950 से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 बार बुलाई गई है, 1960, 1977 और 2000 में। यह आप ध्यान में रख लीजिए। प्रश्न किसी भी प्रकार से बन सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये तो बता चुका हूं मैं, ऑप्शन नंबर डी है, दोबारा रिपीट हो गया। यहाँ पर पूछा गया है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची यानी कंकरंट लिस्ट को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्रिटेन? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची अर्थात कंकरंट लिस्ट को संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, राज्य सूची अर्थात स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची यानी कंकरंट लिस्ट। समवर्ती सूची में जो भी विषय होते हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति राज्य और केंद्र दोनों को होती है, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली आधारित है। पंचायती राज व्यवस्था शक्ति के केंद्रीकरण पर नहीं है, ग्रामीण विकास पर भी नहीं है, प्रशासन के सहयोग पर नहीं है, यह संबंधित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। ठीक है, सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब है यहाँ पर सत्ता के कई स्रोत हैं, सत्ता कई लोगों के हाथों में यहाँ पर होती है। किसमें? पंचायती राज प्रणाली में।
जैसे आप जानते हैं ग्राम पंचायत शासन की सबसे छोटी इकाई है, उससे नीचे वार्ड सदस्य होते हैं, फिर ग्राम पंचायत होती है, फिर क्षेत्र पंचायत होते हैं, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख होता है, फिर जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, फिर जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है। तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत होते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पर कई लोगों के हाथों में शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्ति कई लोगों के हाथों में होती है, सत्ता कई लोगों के हाथों में होती है। तो इसे हम कहेंगे सत्ता के विकेंद्रीकरण, यानी किसी एक के हाथ में नहीं होती, केंद्रीकरण नहीं होता, बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन होता है इसमें शक्ति का, यानी सत्ता का। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न है, कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? लीगल सोवर्निटी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आमंड, ऑगस्टीन, ऑस्टिन या अरस्तु? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑस्टिन ने प्रतिपादित किया था लीगल सोवर्निटी यानी कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ये आप ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न है, एक यानी राजनीतिक सामाजिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इनमें से, तो राजनीतिक सामाजिकरण के संबंध में इनमें से कौन सा एक सही है? यह एक निरंतर प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया प्रत्येक समाज में नहीं होती है, यह एक प्राचीन धारणा है, या उपरोक्त सभी? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है यह। तो राजनीतिक समाजीकरण के संदर्भ में यह सत्य है, यानी सही है। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया? इन चारों में से किसने महिलाओं को मत देने का जो अधिकार था उसका प्रबल समर्थन किया? अरस्तु, लेनिन, जेरेमी बेंथम या जीएस मिल? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, जॉन स्टुअर्ट मिल अर्थात जीएस मिल ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया था। जीएस मिल स्वतंत्रता के महान सिद्धांतकार हैं। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है ऑन लिबर्टी, इनका एक निबंध है ऑन लिबर्टी। और जीएस मिल शिष्य थे जेरेमी बेंथम के। जेरेमी बेंथम का जो उपयोगितावाद है उसको नए तरीके से दिया जेएस मिल ने। तो महिला मताधिकार के प्रबल समर्थक माने जाते हैं जेएस मिल, ये आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, आखिरी प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आखिरी के 3 प्रश्न बचे हैं, ध्यान से वॉच कीजिए। यहां पर पूछा गया है, किसने कहा कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है? ये प्रश्न तो पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, कई बार लिखा होता है स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है, यहाँ पर लिखा स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। यह किसने कहा? लास्की, बार्कर, गार्नर या सीले? यह कहा है ऑप्शन नंबर डी सीले ने। तो सीले के अनुसार स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, यानी विरोधी है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से कितने सांसद लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं? तो उत्तराखंड राज्य से कितने सांसद लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं? 5, 4, 6, 7? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा 5। तो उत्तराखंड राज्य से लोकसभा के लिए 5 सांसद निर्वाचित होते हैं, जिनमें से 3 गढ़वाल मंडल से निर्वाचित होते हैं और 2 कुमाऊं मंडल से। उनको भी मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। गढ़वाल मंडल से 3 सीट हैं लोकसभा की। पौड़ी लोकसभा जिसके सांसद वर्तमान में हैं तीरथ सिंह रावत। ये वीडियो मैं अगस्त 2021 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस समय पौड़ी लोकसभा के सांसद हैं तीरथ सिंह रावत। दूसरा है टिहरी लोकसभा सीट, उस पर सांसद हैं माला राज लक्ष्मी शाह। तीसरी सीट है हरिद्वार, जहाँ से हैं रमेश पोखरियाल निशंक। और 2 सीट हैं कुमाऊं में, वहाँ पर एक है नैनीताल सीट जहाँ से हैं अजय भट्ट, और दूसरी है अल्मोड़ा सीट जहाँ पर हैं अजय टम्टा। और अल्मोड़ा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, यानी आरक्षित है। तो कुल मिलाकर 5 सीट हैं, पौड़ी लोकसभा, टिहरी लोकसभा, हरिद्वार लोकसभा, नैनीताल लोकसभा और अल्मोड़ा लोकसभा। ये आप ध्यान में रख लीजिए। आज का आखिरी प्रश्न ये है, और इस प्रश्न पत्र से संबंधित यह आखिरी प्रश्न है। कुल 100 प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। 2018 का लेक्चरर यानी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का यह प्रश्न पत्र है। यहाँ पर पूछा गया था, कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य का नाम आपने सुना होगा। तो इनके द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? न्याय का सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, दैवी सिद्धांत या दंड का सिद्धांत? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है,
सप्तांग सिद्धांत। मैं इससे संबंधित जानकारी बता देता हूँ। कौटिल्य ने राज्य के 7 तत्व बताए, 7 अंग बताए, उनको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न का निर्माण कर लिया जाता है। ठीक है, तो कौटिल्य के अनुसार राज्य का सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य ने राज्य के संगठन का विस्तृत विवरण राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंदर या अंतर्गत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य 7 तत्वों से निर्मित होता है। आचार्य कौटिल्य ने राज्य के प्रत्येक अंग के महत्व को दर्शाने के लिए उसकी तुलना मानव शरीर के उपयुक्त अंग से की है। तो राज्य की इम्पोर्टेंसी को दर्शाने के लिए आचार्य कौटिल्य ने उसकी तुलना मानव के शरीर के अंगों से की है, जो कि उन्होंने 7 अंग बताए हैं, इम्पोर्टेंट बताए हैं। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए, कई बार इन्हें सही क्रम में मिलाने के लिए भी दे दिया जाता है। पहला अंग इन्होंने बताया स्वामी, यानी स्वयं राजा जो होगा, यानी किसी राज्य का जो राजा होगा उसे उन्होंने स्वामी कहा। इससे इन्होंने क्या संज्ञा दी, राज्य का सिर या शीर्ष कहा। राजा को स्वामी कहा, यानी राज्य का सिर कहा, शीर्ष कहा। दूसरा इन्होंने बताया अमात्य, इसे इन्होंने मंत्री कहा, इसे इन्होंने राज्य की आंखें कहा। तीसरा इन्होंने सुहृद, यानी इसे इन्होंने मित्र कहा, यहाँ पर मित्र होगा, और इसे इन्होंने क्या कहा, राज्य के कान। चौथा इन्होंने कोष बताया, या जिसे इन्होंने मुख कहा, इसे इन्होंने राज्य का मुख कहा। पांचवा इन्होंने सेना को बताया, यानी मस्तिष्क कहा इन्होंने इसको, और इसे इन्होंने राज्य का मस्तिष्क कहा। छठे पर इन्होंने दुर्ग को रखा, इसे इन्होंने बाहें कहा, यानी राज्य की बाहें बताया। और सातवां इन्होंने कहा पुर या जनपद, कई जगह पुर कई जगह जनपद लिखा होता है, इसे इन्होंने भूमि या प्रजा कहा, यानी भूमि या प्रजा को इन्होंने पुर या जनपद कहा, जिन्हें राज्य की जांगई कहा। तो इस प्रकार कौटिल्य के अनुसार राज्य का अस्तित्व तभी संभव है जब उसमें राजा, मंत्री, मित्र, कोष, सेना, दुर्ग और पुर का समावेश हो। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये 7 तत्व बताए, इन्हीं 7 तत्वों के आधार पर किसी राज्य का निर्माण होता है और उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ऐसा आचार्य कौटिल्य ने कहा। तो मुझे लगता है आप इन्हें यहाँ पर समझ चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार यहीं से प्रश्न का निर्माण कर लिया जाता है, इसलिए इन्हें ध्यान में रख लीजिएगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आए आपकी तैयारी के लिए बेनिफिशियल हो सकें। ऑल द बेस्ट, गुड लक।